हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। 2022 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी। 2022 में 2 पेपर हुए हैं, तो उनमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिया था। 2021 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ, 2017 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ, 2015 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ, 2012 वाला पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो ये सभी वीडियो आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये जो पेपर है ये 2011 वाला है। तो ये लास्ट वीडियो है। साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेवल 1 के लिए मैंने ईवीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। जितने भी पेपर हुए हैं सभी के ईवीएस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप ईवीएस की भी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। पहला विकल्प है केंद्रीय, दूसरा है परिधीय, तीसरा है आधारीय और चौथा है कहीं भी। तो एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति पूछी गई है, तो केंद्रक की स्थिति होती है पादप कोशिका में परिधीय। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि जंतु कोशिका में पूछा जाए तो जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति केंद्रीय होती है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। पहला विकल्प है केंद्रक, दूसरा है केंद्रका, तीसरा है गोल्गी काय और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो केंद्रक होता है इसे कोशिका का मालिक कहा जाता है, या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। गोल्गी काय को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, यानी कि कोशिका का सचिव। दोनों ही इसके उपनाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखने हैं, क्योंकि ये कोशिका के भाग हैं और इनसे इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। जो नाभिक होता है यानी कि जो केंद्रका है, अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद एक अति विशिष्ट अंग जो कोशिका की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, केंद्र का। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। पहला विकल्प है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जो दो समान अनुजात कोशिकाओं को जन्म देती है। समसूत्री का जो सबसे लंबा चरण है वह होता है प्रोफेज। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वायरस जनित रोग है। पहला विकल्प है पोलियो, दूसरा है प्लेग, तीसरा है कॉलेरा और चौथा है टाइफाइड। इसमें वायरस जनित रोग पूछा गया है, तो वायरस जनित रोग है पोलियो। पोलियो जो होता है यह वायरस के कारण फैलता है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी जो रोग लिखे हुए हैं ये जीवाणु से फैलने वाले हैं। प्लेग जो है ये भी जीवाणु से फैलता है, ये भी, और टाइफाइड भी। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखिएगा। प्लेग जो है एक संक्रामक जीवाणु रोग है, इसको भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन सी। तो जब भी विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न आया है मैंने आपको हर बार बताया है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो साथ में आपको ये सब भी याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है केंद्रीय तंत्र का तंत्र और चौथा है प्रतिरक्षा तंत्र। तो एड्स जो है एक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। तो इससे जो प्रभावित होने वाला तंत्र है वह है प्रतिरक्षा तंत्र। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। पहला विकल्प है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के तृतीय नियम में सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का नियम है और इसमें क्या होता है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है और एक गतिशील वस्तु एक समान गति और एक समान दिशा के साथ तब तक गति में रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वह क्या कहता है कि एक वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया गया है। और तीसरा नियम यहाँ पे लिखा ही है, तो तीनों नियम के बारे में आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कार्य करने की दर कहलाती है। पहला विकल्प है बल, दूसरा है गति, तीसरा है शक्ति और चौथा है ऊर्जा। तो कार्य करने की जो दर होती है वह कहलाती है शक्ति। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? पहला विकल्प है विकिरण, दूसरा है संवहन, तीसरा है चालन और चौथा है विसरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। जो विकिरण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक। पहला विकल्प है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दाब बढ़ने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड में, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड में और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ होता है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है द्रव अवस्था में नहीं बदलता बल्कि सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, इन सब में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। पहला विकल्प है 1 कैलोरी, दूसरा है 10 कैलोरी, तीसरा है 100 कैलोरी और चौथा है 1000 कैलोरी। तो ऊष्मा जो होती है ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊष्म निकाय से शीत निकाय में स्थानांतरित होती है। अब इसमें पूछा गया है कि 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो जो कैलोरी है यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। अब 1 किलोग्राम पानी का तापमान बढ़ाना है तो हमें 1000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। पहला विकल्प है आभासी एवं सीधा, दूसरा है वास्तविक एवं सीधा, तीसरा है आभासी एवं उल्टा और चौथा है वास्तविक एवं उल्टा। तो एक उत्तल गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा वास्तविक और उल्टा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। पहला विकल्प है थीटा, दूसरा है 2 थीटा, तीसरा है 90 अंश और चौथा है 0 अंश। तो दर्पण जो है एक समतल परावर्तक सतह है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए जो परावर्तन के नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के अवलंब सभी एक ही तल में होते हैं और आपतित कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं। अब इसमें लिखा है कि आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का जो घुमाव कोण है वह 2 थीटा होगा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। पहला विकल्प है शून्य क्षमता का लेंस, दूसरा है मिश्रित लेंस का, तीसरा है उत्तल लेंस का और चौथा है अवतल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष वाला जो मरीज होता है उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुओं को तो वह स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष के मरीज को जो चश्मा दिया जाता है वह होता है उत्तल लेंस का। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। बिल्कुल उल्टा होता है इसमें। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। जैसे दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वह दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। और इसी प्रकार से जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और जो निकट दृष्टि दोष वाला होता है उसका जो लेंस होता है वो अवतल लेंस हो चश्मे में लगाया जाता है। तो दोनों ही बातें याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। पहला विकल्प है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा लिखा है 20 हर्ट्ज से ज्यादा तथा 20,000 हर्ट्ज से कम, तीसरा है 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा और चौथा लिखा है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वह होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें अल्ट्रासोनिक तरंगें भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। पहला विकल्प है आवृत्ति पर, दूसरा है तरंग दैर्घ्य पर, तीसरा है वेग पर और चौथा है तीव्रता पर। तो ध्वनि का जो तारत्व है वह निर्भर करता है आवृत्ति पर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब आवृत्ति क्या है, तो प्रति सेकंड होने वाली तरंग चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। पहला विकल्प है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स और चौथा है चुंबकीय आघूर्ण। तो दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए।
चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक के पार विद्युत वाहक बल या वोल्टेज के उत्पादन की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय तीव्रता क्या है? तो किसी भौतिक माध्यम को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को चुंबकीयकरण क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले चुंबक या अन्य चुंबकीय वस्तु का अभिविन्यास चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक बल्ब को एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने पर आपका जो उत्तर आएगा वह आएगा 64 वाट। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला है ऊर्जा का, दूसरा है शक्ति का, तीसरा है वैद्युत आवेश का और चौथा है वैद्युत धारा का। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा। तो इसमें आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपमार्जक जटिल लवण हैं। पहला विकल्प है सोडियम का, दूसरा है कैल्शियम का, तीसरा है कार्बन का और चौथा है मैग्नीशियम का। तो अपमार्जक जो होते हैं एक रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग गंदगी, तेल, ग्रीस आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। अपमार्जक सोडियम का एक जटिल लवण है। सोडियम एक रासायनिक यौगिक है। तो इसका उत्तर हो गया ए विकल्प है, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं यह सोडियम के जटिल लवण होते हैं। ए विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। कैल्शियम जो है एक धात्विक रासायनिक तत्व है जो हवा के संपर्क में आने पर एक डार्क ऑक्साइड नाइट्राइड परत बनाता है। कार्बन क्या है? तो एक अधातु रासायनिक तत्व जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बनिक यौगिक बनाता है। और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एक धात्विक रासायनिक तत्व है जिसका उपयोग फ्लैश बल्ब और मजबूत हल्के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है टेली प्रिंटर, दूसरा है टेलेक्स, तीसरा है फैक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह है फैक्स। ये पुराना पेपर है इसलिए इसमें सी विकल्प सही है। और अब तो काफी बदलाव आ चुके हैं, आप तस्वीरों को अन्य माध्यम से भी भेज सकते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। टेली प्रिंटर क्या होता है? तो यह एक संयुक्त विद्युत टाइपराइटर और प्रिंटर है जो अक्सर एक एकीकृत पेपर टेप रीड या प्रिंटर के साथ होता है जो टेलीफोन प्रणाली के माध्यम से दूसरों से या एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। टेलेक्स क्या है? तो टेलेक्स एक नेटवर्क टेली टाइपराइटर से मिलकर बना होता है। यह एक संचार प्रणाली है जो ऐसे तंत्र के माध्यम से संदेश भेजने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन यौगिकों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? पहला है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन प्लस मीथेन और चौथा है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो वेल्डिंग क्या होता है कि वेल्ड का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य रूप से जुड़ना। इसलिए यह लोहे या उसके टुकड़े को मिलाने की एक प्रक्रिया है। अब जब वेल्डिंग की जाती है तो पूछा गया है किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है। पहला है W, दूसरा है Ti, तीसरा है Te और चौथा है Tm। तो टंगस्टन को प्रदर्शित करते हैं W से। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
और टंगस्टन का जो उपयोग है बल्बों में तंतु के लिए, यानी कि जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पहला है H2, दूसरा है CO2, तीसरा है NO2 और चौथा है SO2। तो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। पहला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दूसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, तीसरा है प्रोटॉनों की संख्या और चौथा है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, दूसरा है 1% एस्टिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना और चौथा है साधारण नमक लगाना। तो यदि आप प्रयोगशाला में अम्ल से, एसिड से जल जाते हैं तो अधिक पानी से धोना चाहिए, लेकिन वैसलीन लगाने से पूर्व आपको क्या प्राथमिक उपचार करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोएं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्षार है और ये अम्ल के असर को बेअसर करेगा, इसीलिए जलन से राहत मिलेगी, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से धोना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे कि दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। पहला है जल जीवशाला, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है टेरेरियम और चौथा है वन। तो जहां पर दीमक, मक्खी, केंचुए पाले जाते हैं उस स्थान को कहा जाता है टेरेरियम। इसको हिंदी में कहते हैं कांच वाटिका। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, दूसरा है केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तीसरा है प्राप्त उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और चौथा है उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। तो उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान है, ये गलत है, क्योंकि उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य समान नहीं हो सकते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, इसीलिए डी उत्तर है। अब लक्ष्य और उद्देश्य यानी कि उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है। लक्ष्य जो होता है आदर्श सामान्य कथन है जो व्यापक और विस्तृत होते हैं, और साथ ही लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट नहीं होते और इसे प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, हम अधिक स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य और काम करने योग्य इकाइयों की ओर बढ़ते हैं और जिन्हें कहा जाता है उद्देश्य। उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट, संकीर्ण, विशिष्ट होते हैं और इसे छोटी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। तो साइंस के सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने 2022 से शुरुआत की थी और 2011 तक मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ईवीएस के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की भी बनी हुई है और ईवीएस की बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर एक साथ सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।